कक्षा 10 की हिंदी की क्लास में आज हम वह देश कौन सा है नामक कविता का अध्ययन करेंगे। इसके बारे में जानेंगे और इसकी व्याख्या को समझेंगे। वह देश कौन सा है नामक अध्याय पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा लिखा गया है। आइए थोड़ा पंडित राम नरेश त्रिपाठी के बारे में लेखक का परिचय प्राप्त करते हैं। द्विवेदी युगीन राष्ट्रीय काव्यधारा के पोषक कवि श्री राम नरेश त्रिपाठी का जन्म सन 1889 ईस्वी में जौनपुर जनपद उत्तर प्रदेश के कोयरीपुर ग्राम में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई तथा इन्होंने हिंदी, बांग्ला तथा अंग्रेजी भाषाओं का भी अध्ययन किया। इन्होंने लगभग 20,000 किलोमीटर की पदयात्रा कर अनेक ग्राम गीतों का संकलन किया एवं उनको अपने काव्य शैली में प्रस्तुत किया। बाल साहित्य के सृजन में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है। सन 1962 में इनका निधन हो गया। त्रिपाठी जी मननशील, विद्वान तथा परिश्रमी थे। काव्य, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना तथा लोक साहित्य आदि विषयों पर इनका पूर्ण अधिकार था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं पथिक, मिलन और स्वप्न खंड काव्य है, मानसी स्फुट कविता संग्रह है, कविता कौमुदी, ग्राम्य गीत संपादित करते थे, ग्राम्य गीत का संपादन किया करते थे, गोस्वामी तुलसीदास और उनकी कविता आलोचना है। इनकी रचनाओं में नवीन आदर्श और नवयुग का संकेत है। इनके द्वारा रचित पथिक और मिनल नामक खंड काव्य अत्यंत लोकप्रिय हुआ है। इनकी रचनाओं में राष्ट्र प्रेम, प्रकृति चित्रण और मानव सेवा की उत्कृष्ट भावनाएं प्रभावी ढंग से चित्रित हुई हैं। पंडित राम नरेश त्रिपाठी द्विवेदी युग के कवि थे, जिनका जन्म जौनपुर जनपद उत्तर प्रदेश में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने 20,000 किलोमीटर की पद यात्रा करके विभिन्न ग्रामों से गीतों का संकलन किया था। सन 1962 में इनका देहावसान हो गया और इनकी जो सबसे प्रसिद्ध खंड काव्य रचना है वह है पथिक और मिलन। वह देश कौन सा है नामक कविता पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा रचित है। हम केंद्रीय भाव का अध्ययन कर लेते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि की राष्ट्रीय भावनाओं का उदात्त रूप प्राप्त होता है। देश की गरिमा और वैभव का प्रभावशील वर्णन इस कविता में है। उत्तर में हिमालय इसका मुकुट है तो दक्षिण में समुद्र इसके चरणों को धो रहा है। इसकी नदियां, इसके कंदमूल, फल, अनाज, मैदान, पहाड़ सभी आकर्षक हैं। यह देश संपूर्ण संसार को अपने आचरण से शिक्षा देने वाला विश्वगुरु रहा है। यह विभिन्न आदर्शों की प्रतिष्ठा का देश है। श्री राम की प्रतिभक्ति, त्याग भावना तथा लक्ष्मण और भरत के भ्रातृत्व के उच्च आदर्शों की प्रस्तुति की गई है। देश की प्रकृति, देश की भौतिक समृद्धि और देश की आचरणशील गरिमा का उल्लेख कवि ने इस कविता में प्रश्नात्मक शैली में किया है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है वह देश कौन सा है नामक कविता किस शैली में लिखा गया है, तो प्रश्नात्मक शैली में। प्रश्न और उत्तर की समन्वित शैली इस कविता के शिल्प सौंदर्य को बढ़ा देती है। कविता में भारत देश से संबंधित विभिन्न प्रकार के आकर्षक चीजों को बतलाया गया है। कविता में प्रश्नात्मक शैली का प्रयोग किया गया है और स्वतः उत्तर में वाक देने की क्षमता भी इस काव्य कौशल में संपूर्ण रूप से दिखलाई देती है। आइए हम कविता का अध्ययन करें। हम प्रत्येक 4 पंक्तियों की व्याख्या करेंगे। 4 पंक्तियों पर इसका एक पुट बांध लेते हैं। मनमोहिनी से लेकर वह देश कौन सा है तक एक, फिर नदियां जहां सुधा की धारा से लेकर वह देश कौन सा है तक दूसरा। इस प्रकार से हम प्रत्येक 4 पंक्तियों का एक पुट बांध लेते हैं, एक संयोजन बना लेते हैं ताकि हमें व्याख्या समझने में आसानी हो जाए। आप समझेंगे पहला संकेत। मन मोहिनी से लेके कौन सा है
तक का हम अध्ययन कर रहे हैं। पहला संकेत संदर्भ आप लिख लेंगे। संदर्भ में 3 चीजें इस प्रकार से लिखी जाती हैं, आप जानते हैं। उसके बाद प्रसंग में कही गई काव्य पंक्तियों में जो निहित भाव है, व्याख्या, और इसके बाद विशेष, इन संदर्भित चीजों को हम लिखते हैं। संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वासंती हिंदी सामान्य के वह देश कौन सा है नामक शीर्षक से अवतरित किया गया है, जिसके कवि पंडित रामनरेश त्रिपाठी जी हैं। प्रसंग में आप पंक्तियों को पढ़ने के पश्चात जानेंगे मनमोहिनी प्रकृति की गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहां है, वह देश कौन सा है, जिसका चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है। यहाँ आपको पंक्तियों को पढ़ने के बाद यह समझ में आ रहा होगा कि कवि भारत देश की भौतिकता का वर्णन कर रहे हैं, मतलब भौगोलिक स्थिति का प्रारूप दे रहे हैं। तो आप लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियों में कवि रामनरेश त्रिपाठी जी ने भारत भूमि की भौगोलिक स्थिति का चित्रण किया है। इसके बाद व्याख्या में आ जाइए। मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहां है, वह देश कौन सा है। पंडित रामनरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि मन को मोहित करने वाली, मन को आनंद प्रदान करने वाली प्रकृति की जो प्राकृतिक सौंदर्य के गोद में, जिसके अंचल में देश बसा है, और ऐसा देश जहां सुख स्वर्ग के समान है, जहां स्वर्ग के समान सुख प्राप्त होता है, वह देश कौन सा है। नीचे की 2 पंक्तियों में लिखा है जिसका चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है। जिसके चरणों को, जिसके पद को निरंतर माने लगातार, रत्नेश अर्थात समुद्र या सागर, निरंतर जिसके चरणों को पखार रहा है, धो रहा है, पवित्र कर रहा है, और जिसका मुकुट हिमालय है, और जिसके सिर का ताज हिमालय के स्वरूप का एक मुकुट है, वह देश कौन सा है। पंडित रामनरेश त्रिपाठी जी इन पंक्तियों के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि वह देश भारत ही है, इसके अतिरिक्त और कोई देश नहीं है। व्याख्या में आप लिखेंगे मन को मोहित प्रसन्न करने वाले प्राकृतिक सौंदर्य की जो गोद में बसा हुआ है, स्थित है, जहां का सुख स्वर्ग के समान है, वह देश कौन सा है। फिर हम तरह चेंज करेंगे, लिखेंगे जिसका चरण, जिसके चरणों को, जिसके पद को निरंतर लगातार रत्नेश अर्थात सागर धो रहा है, और जिसका मुकुट हिमालय स्वरूपी मुकुट है, जिसके सिर का ताज, जिसके सिर का मुकुट हिमालय है, वह देश कौन सा है, अर्थात वह देश भारत है। विशेष में लिखेंगे उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है, भाषा साहित्यिक है, और पद मैत्री हैं, अर्थात एक पद दूसरे पद से मतलब रखता है। दूसरा आप संकेत समझेंगे, नदियां जहां, अंतिम पंक्ति वहीं आ जाएगी कौन सा है। 4 पंक्तियों का पुनः हम अध्ययन करेंगे, और यहाँ हम संदर्भ पूर्व के अनुसार ही रखेंगे, वही जो पहले वाले में था। प्रसंग यहाँ बदल जाएगा। नदियां जहां सुधा की धारा बहा रही हैं, सींचा हुआ सलोना वह देश कौन सा है, जिसके बड़े रसीले फल कंद नाज में वे सब अग्नि सजे हैं, वह देश कौन सा है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि पंडित रामनरेश त्रिपाठी जी ने भारत के किस चीज का वर्णन किया है, प्राकृतिक प्रकृति का वर्णन किया है। प्राकृतिक सौंदर्य भी लिख सकते हैं, लेकिन सौंदर्य नहीं, प्राकृतिक संपदा का वर्णन किया है। यहां आप लिख सकते हैं, पहले में
किसका वर्णन किया था? उपरोक्त 4 पंक्तियों में आपने देखा कि भौतिक स्थिति का वर्णन किया है, और नीचे की 4 पंक्तियों में जिसका अब अर्थ हम जानने जा रहे हैं वहां आप लिखेंगे प्राकृतिक संपदा का वर्णन किया है। व्याख्या सुनिए। नदियां जहां सुधा की धारा बहा रही हैं, सिंचा हुआ सलोना, वह देश कौन सा है? नदियां जहां सुधा की धारा बहा रही, यहां सुधा रूपी धारा, अमृत रूपी जल, ऐसा स्थान जहां नदियां अमृत रूपी जल को निरंतर बहा रही हैं, सिंचा हुआ सलोना देश, जिसके जल से संपूर्ण देश सिंचायमान है, अर्थात सिंचित हो रहा है, वह देश कौन सा है? वह सलोना देश, सुंदर देश कौन सा है? जिसके बड़े रसीले फल, कंद नाज मेवे, और ऐसे सुंदर देश में जिसके बड़े रसीले फल सब सजे हैं, अगने में सजे हैं, जिसके आंगन में बड़े बड़े और रसीले फल, कंदमूल, नाज का मतलब अनाज, और मेवे, अर्थात विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक संपदा यहां विद्यमान है, जिसके आंगन में ऐसा देश कौन सा है? समझिए, जहां नदियां अमृत रूपी जल को बहा रही हैं और अपने जल से संपूर्ण देश को सिंचायमान कर रही हैं, ऐसा सुंदर देश कौन सा है? फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे, नीचे की पंक्तियों में लिखेंगे जिसके बड़े रसीले फल, जिसके आंगन में वह देश कौन सा है जिसके आंगन में बड़े बड़े रसीले फल, कंदमूल, अनाज और मेवे एकत्रित हैं, ऐसी प्राकृतिक संपन्नता से सुशोभित प्यारा देश कौन सा है? तो यहां आप लिखेंगे कि विशेष में भारत के प्राकृतिक संपन्नता का वर्णन किया है कवि ने, और पदमैत्री है, यहां भी उपमा अलंकार का और रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। सुधा रूपी, अमृत रूपी जल, रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। रूपक अलंकार वहां होता है जहां उपमा और उपमान में कोई अंतर भेद ना हो, आरोप कर दिया जाता है उपमान का उपमेय में, वहां रूपक अलंकार। नीचे की अगली 4 पंक्तियों की ओर हम चलेंगे। जिसके सुगंध वाले, और फिर से वही कौन सा है, क्योंकि हर पंक्ति के अंत में जो कवि ने प्रश्नात्मक शैली बनाया है, कौन सा है, ऐसा लिखा है। जिसके सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे दिन रात हंस रहे हैं, वह देश कौन सा है? मैदान गिर वनों में हरियाली लहकाती आनंदमय जहां है, वह देश कौन सा है? प्रस्तुत पंक्तियां संदर्भ पूर्वानुसार रहेगा, प्रसंग लिखेंगे चेंज हो जाएगा। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने भारत देश के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है, खूबसूरती का वर्णन किया है कि प्रकृति है यहाँ की तो वो कितना शोभायमान हो रही है। तो लिखेंगे आप प्रसंग में सीधे कि प्रस्तुत पंक्तियों में पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी ने भारत देश के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। प्राकृतिक सौंदर्यता नहीं लिखेंगे, क्योंकि सौंदर्य अपने आप में एक भाववाचक संज्ञा है। सौंदर्यता यदि लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा को पर ताज यदि आप लगा देंगे जबरदस्ती तो फिर वह अशुद्ध हो समझा जाएगा। तो प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। आप लिखेंगे व्याख्या, जिसके सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे, जिसके सुगंध वाले, सुमधुर गंध वाले अर्थात खुशबू से युक्त सुंदर, मन को आनंदित करने वाले, आंखों को अच्छे लगने वाले। सुंदर कौन लगता है? जो आंखों को अच्छा लगे वही चीज आपको सुंदर लगेगी, वही वस्तु आपको सुंदर लगेगी जो आपकी आंखों को प्यारी लगे। तो कब लिखते हैं जिसके सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारी, जो प्यारे प्यारे पुष्प हैं
जिसके सुगंध वाले सुंदर खुशबूदार पुष्प जहां सुंदर सुंदर हैं और वह पुष्प खिलकर दिन और रात हंस रहे हैं, वह प्यारा देश कौन सा है? वह देश कौन सा है जहां पर सुंदर खुशबू वाले, मन को आनंदित करने वाले, नेत्रों को अच्छे लगने वाले सुंदर पुष्प जो दिन रात खिलखिला रहे हैं, अपनी प्रसन्नता को, हर्ष को प्रस्फुटित कर रहे हैं, वह प्यारा देश कौन सा है? मैदान गिर वनों में, मैदानों में, गिर अर्थात पर्वतों में, वनों में माने जंगलों में हरियाली लहकाती, जहां चारों ओर आनंदमय वातावरण बनता हुआ आप एक प्राकृतिक सौंदर्य का अपने मन में अवलोकन करें कि ऐसा क्षेत्र जहां सुंदर पुष्प खिले हुए हों, मैदान, वनों और जंगलों में हरियाली व्याप्त हो, क्या आनंददायक वातावरण होगा। तो कवि इसी प्रकार से एक प्राकृतिक सौंदर्य की बात कर रहे हैं कि जिसके सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे, जो आंखों को सुंदर लगने वाले खुशबूदार पुष्प दिन रात हंस रहे हों, वह प्यारा देश वहां जहां ऐसा है, वह प्यारा देश कौन सा है? और जिसके मैदान में, जिसके पर्वतों में और जिसके वनों में चारों ओर हरियाली व्याप्त हो, सुंदर हरितिमा व्याप्त हो, वह आनंददायक देश, जहां ऐसा आनंददायक वातावरण है, वह देश कौन सा है? तो व्याख्या इस प्रकार से लिखेंगे आप, और विशेष में आप लिखेंगे कि भारत देश के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि ने भारत के विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक उपादानों का वर्णन किया है। दूसरा चीज, पद में पद मैत्री है, एक दूसरे से संबंधित है, पद में संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग किया गया है। आगे की पंक्तियों को हम समझेंगे व्याख्या। जिसके अनंत धन से देखिए, हमने जब ऊपर नदियां जहां सुधा की धारा बहा रही हैं, जब हमने उन पंक्तियों का अध्ययन किया था तो हमने बताया था कि यहाँ प्रसंग होगा प्राकृतिक संपदाओं का वर्णन किया है। अब यहाँ कवि जिसके अनंत धन से, यहाँ भौतिक और सांस्कृतिक संपदा का वर्णन कवि ने किया है। लिखेंगे, जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि वह देश कौन सा है? पृथ्वी निवासियों को जिसने प्रथम जगाया, शिक्षित किया, सुधारा, वह देश कौन सा है? तो संदर्भ पूर्वानुसार रहेगा और प्रसंग यहां बदल जाएगा। प्रसंग में लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों में पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी ने देश के भौतिक और सांस्कृतिक वैभव का वर्णन किया हुआ है। व्याख्या, जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, जहां असीम संपदा विद्यमान है, संसार का शिरोमणि, जो संसार का मुकुट है, सिरमौर है, वह देश कौन सा है? फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे, लिखेंगे, पृथ्वी निवासियों को जिसने प्रथम जगाया, किससे? अपने संस्कार और अपनी सभ्यता से जिसने प्रथम बार परिचित कराया, शिक्षित किया, जिसने संपूर्ण देश को शिक्षा प्रदान की, किससे? अपने संस्कारों और अपनी सभ्यताओं से, अपने देश के प्रत्येक मानवीय क्रियाकलापों से जो अनुकरणीय हैं, जो अनुकरण के योग्य हैं, ऐसी शिक्षा को जिसने प्रथम प्रदान किया, सभी संसार को जिसने सचेत किया, सभी प्रकार की शिक्षाओं को जिसने प्रसारित किया, वह प्यारा देश कौन सा है? फिर से व्याख्या समझ लें, जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है,
जिसकी अपार संपदा से, असीम संपदाओं से धरती भरी पड़ी हुई है, अर्थात जहां संपदा का ढेर लगा हुआ है और जो संसार का सिरमुकुट है, सिरमौर है, वह प्यारा देश, वह सुंदर देश कौन सा है? पैराग्राफ चेंज करेंगे, लिखेंगे पृथ्वी निवासियों को जिसने प्रथम जगाया। किससे? अपने संस्कार और अपनी सभ्यताओं के माध्यम से जिसने पृथ्वी के प्रत्येक निवासी को जगाया, अर्थात सभ्य बनाया, शिक्षित किया और सुधारा, जिसने प्रथम बार शिक्षा प्रदान की और विभिन्न प्रकार के शिक्षाओं से जिसे अवगत कराया, वह प्यारा सुंदर सलोना देश कौन सा है? विशेष में लिखेंगे भारत देश की शैक्षणिक संपन्नता, वैभव तथा संस्कारी महत्व को लेखक ने इन पंक्तियों में बताया है। पद मैत्री है, पद गेय भी है, गा भी सकते हैं इसको, और प्रश्नात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। संपूर्ण में आप विशेष में ये कॉमन चीज है, जब ये आ जाए पंक्ति कि वह देश कौन सा है, तो प्रश्नात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। ये सभी व्याख्या के विशेष में आप लिख सकते हैं। आगे की पंक्तियों को हम समझ लें। छोड़ा स्वराज, स्वराज नहीं है, स्वराज्य। छोड़ा स्वराज्य तृणवत आदेश से पिता के श्री राम थे जहां पर, वह देश कौन सा है? निस्वार्थ शुद्ध प्रेमी भाई भले जहां थे, लक्ष्मण भरत सरीखे, वह देश कौन सा है? संदर्भ पूर्वानुसार रहेगा, प्रसंग फिर से बदल जाएगा। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी ने भारत के उच्च आदर्शों की ओर संकेत किया है। भारत के उच्च आदर्शों की ओर, या आप लिख देंगे महापुरुषों के आदर्श की ओर संकेत किया है। व्याख्या समझ लें। छोड़ा स्वराज तृणवत आदेश से पिता के श्री राम थे जहां पर, वह देश कौन सा है? छोड़ा स्वराज अपना राज्य, तृणवत तृण के समान मानकर, तिनके के समान मानकर, तिनका कहीं गिरा रहता है तो आप उसको क्या कहते हैं? महत्वहीन समझते हैं। तिनका है, हो गया, छोड़ो, तिनका हटाओ। तो यहां उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। कवि कहते हैं कि तृणवत अर्थात मूल्यहीन समझकर, तृण के समान मानकर, मूल्यहीन समझकर स्वराज अपने राज्य को त्याग दिया, छोड़ा, त्याग दिया आदेश से पिता की। ऐसे उच्च आदर्श को पालन करने वाले, ऐसे आदर्श को रखने वाले भगवान श्री राम थे जहां पर, वह प्यारा देश कौन सा है? जिन्होंने अपने पिता की एक आदेश से मूल्यहीन समझकर, अर्थात अर्थहीन समझकर, जिसका कोई महत्व नहीं है, महत्वहीन समझकर अपने राज्य को एक पल में छोड़ दिया। ऐसे श्री राम जहां पर थे, वह प्यारा देश कौन सा है? और नेक्स्ट दो पंक्तियों में, निस्वार्थ शुद्ध प्रेमी भाई भले जहां थे, लक्ष्मण भरत सरीखे, वह देश कौन सा है? यहां निस्वार्थता को बताते हैं और भातृत्व प्रेम को बतलाते हुए कवि कहते हैं कि निस्वार्थ शुद्ध प्रेमी भाई, जहां निस्वार्थी शुद्ध प्रेमी भाई विरले आज के समय में पाए जाते हैं। एक भाई दूसरे भाई से स्वार्थ ना रखे, ऐसे अब विरले ही पाए जाते हैं, बहुत कम लोग पाए जाते हैं। लेकिन कवि लिखते हैं कि निस्वार्थ शुद्ध प्रेमी, निस्वार्थ, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपने अर्थ के, मतलब निस्वार्थ भाव से, शुद्ध निश्चल प्रेमी
एक दूसरे से प्रेम करने वाले, स्नेह रखने वाले भाई भले अच्छे जहां थे। किसके सरीखे? सरीखे मतलब समान। किसके? लक्ष्मण भरत सरीखे, भाई लक्ष्मण और भरत के समान, जहां निस्वार्थ शुद्ध और स्नेही परम हितैषी बंधुत्व की जहां भावना को रखने वाले भाई थे, वह प्यारा देश कौन सा है? अर्थात वह प्यारा देश भारत है। आप विशेष में लिखेंगे कि भारत देश के उच्च आदर्शों की ओर कवि ने संकेत किया है। उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग है, प्रश्नात्मक शैली है और पद मैत्री है। अंतिम 4 पंक्तियों की व्याख्या हम समझें। अंतिम शेष 4 पंक्तियां हैं, संदर्भ पूर्वानुसार रहेगा, प्रसंग समझेंगे। पंक्तियों को पढ़ने के पश्चात निष्पक्ष न्यायकारी जन जो पढ़े लिखे हैं वे सब बता सकेंगे वह देश कौन सा है। 40 कोट भाई सेवक सपूत जिसके, भारत सिवाय दूजा, वह देश कौन सा है? ये देखिए, यहाँ पढ़ने के आपकी शैली में परिवर्तन होना चाहिए, तब आप इसके अर्थ को समझ पाएंगे। निष्पक्ष न्यायकारी जन जो पढ़े लिखे हैं, भारत की सभ्यता का और इसका वर्णन किया है, भारत की सभ्यता के साथ साथ सेवा भाव का वर्णन किया है। प्रस्तुत पंक्तियों में पंडित रामनरेश त्रिपाठी जी ने भारत की सभ्यता और उसकी सेवा भावना का वर्णन किया है। व्याख्या समझिए। निष्पक्ष न्यायकारी जन जो पढ़े लिखे हैं, जो निष्पक्ष हैं, जो किसी विशेष व्यक्ति का या वस्तु का या स्थान का जो पक्ष नहीं लेते, अर्थात जो निष्पक्ष तरीके से हैं और जो न्यायकारी हैं, जो न्याय को करने वाले हैं, वही जन बता सकेंगे। और जो जन पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, सुसभ्य हैं, वही लोग बता सकेंगे कि वह देश कौन सा है। इसके अतिरिक्त कोई नहीं बता सकेगा कि वह ऐसा देश कौन सा है जहां उपरोक्त चीजों का वर्णन किया है लेखक ने। कौन बता सकेगा? जो निष्पक्ष है, अर्थात जो किसी का पक्षपात नहीं करता, जो न्यायकारी है, जो न्याय की बात करता है, और जो पढ़ा लिखा, सुसंस्कृत एवं जो सुसभ्य है, जो शिक्षित है, केवल वो बता सकेंगे कि वह देश कौन सा है, अर्थात वह देश भारत है। अभी भी नहीं कवि ने बताया। कवि ने कहा कि 40 कोटि भाई सेवक सपूत जिसके, 40 करोड़ भाई जिस राष्ट्र के सेवक हैं, जो सच्चे देशभक्त हैं, जो हर पल हर क्षण भारत की रक्षा करने के लिए तत्पर हैं, ऐसे सपूत, ऐसे सच्चे पुत्र जिसके हैं भारत सिवाय दूजा, भारत के अलावा दूसरा वह देश कौन सा है? वह देश कौन सा हो सकता है? अर्थात जो भी ये समस्त परिस्थितियां और जो भी ये समस्त विशेषताएं पाई जाएंगी, वो सब की सब भारत पे पाई जाएंगी, अर्थात ऐसा देश केवल और केवल भारत है। तो आप यहाँ विशेष में लिखेंगे, प्रश्नात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, भारत के संस्कृत और सभ्यता का उल्लेख किया गया है और पद मैत्री है, पद गेय है। इस प्रकार से आपके वह देश कौन सा है नामक शीर्षक कविता जो थी पंडित रामनरेश त्रिपाठी द्वारा रचित थी, इसका अध्ययन हम आज कर चुके हैं। पंडित रामनरेश त्रिपाठी के बारे में परिचय प्राप्त किए और इसके बाद वह देश कौन सा है कविता की व्याख्या प्राप्त किए हैं। आप इसके अभ्यास प्रश्नों को करेंगे, जहां आपसे नहीं बनेगा वहां आप अवश्य बतलाने का प्रयास करेंगे। आपका होमवर्क का टाइप सारा ये रहता ही है, तो आप इसमें लिख लेंगे, नदियां जहां सुख की धारा बहा रही हैं। इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करना है। नदियां जहां सुख की धारा नहीं, सुधा की धारा बहा रही हैं, हाँ सुधा की धारा बहा रही हैं, वह देश कौन सा है? इस पंक्ति को आप 50 शब्दों में लिखेंगे। इसके पश्चात इसकी व्याख्या को और इसके
अभ्यास प्रश्नों को आप करेंगे, जहां समझ में नहीं आएगा पुनः आप पूछने का प्रयास करेंगे।